हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को। आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हम सब इस बात से परेशान रहते हैं कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, वो कर्म क्या है जिसे हमें करना है और हम यहाँ किस लिए आए हैं। अब सतही तौर पर देखें तो सबसे ऊंचे स्तर पर हम सब जानते हैं कि हम यहाँ मालिक की सेवा करने आए हैं और ये भी जानते हैं कि लोगों की सेवा करके हम मालिक की सेवा करते हैं और उसके जरिए अपनी रूह को भी ऊपर उठाते हैं। साथ ही एक ऊंचे स्तर पर फिर भी जो अंक जन्म के समय लगता है, असेंडेंट, वो एक बहुत ही अहम तत्व है जिसकी एनर्जीज कभी कभी नजरअंदाज हो जाती है। ये समझने के लिए कि हम किस अंक असेंडेंट में पैदा हुए हैं और उसकी एनर्जीज क्या है, एक जरूरी बात यह है कि सिर्फ उस अंक असेंडेंट को ही न देखा जाए बल्कि 5वें और 9वें भाव की एनर्जीज को भी देखा जाए, जो लग्न या फिर हम जिस साइन में पैदा हुए हैं उसके पहले भाव की एनर्जीज को कंप्लीमेंट करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 5वां भाव संचित कर्म, संचिता कर्म का घर है, अब तक की सारी जिंदगियों का इकट्ठा कर्म, और 9वां भाव प्रारब्ध कर्म का घर है, जो इस जन्म के लिए चुना गया कर्म होता है। और इस तरह लग्न और 5वां 9वां भाव जो त्रिकोण ट्राइन घर भी है और जो होरोस्कोप के मजबूत स्तंभ या नींव भी है, इन तीनों की कंप्लीमेंटरी एनर्जीज ही वो होती हैं जो ये दिखाती हैं कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। और ये समझने की बात है कि हम यहाँ क्यों हैं। एक वजह ये भी है क्योंकि इन तीनों में अर्थ भाव, काम भाव और मोक्ष भाव आते हैं और इसलिए पहला, 5वां और 9वां भाव सबसे अहम माने जाते हैं। सबसे ज्यादा जेंडरिंग सबसे अहम भी माने जाते हैं और ये घर कई अहम योगों में भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मिसाल के तौर पर 9वां घर लक्ष्मी योग में बहुत अहम भूमिका निभाता है और धर्म कर्म अधिपति योग में भी, उदाहरण के तौर पर। और तो और हम अपने जन्म के अंक असेंडेंट डेटा के गहरे मतलब को कैसे समझें। पहली बात यह है कि न सिर्फ अंक असेंडेंट की और 5वें 9वें भाव की एनर्जीज को देखें, बल्कि इन तीनों घरों की नक्षत्र एनर्जीज को भी देखें जो हमारे अंक असेंडेंट को धारण किए हुए हैं। यानी अंक असेंडेंट की खास डिग्री के हिसाब से हम ये भी जान पाएंगे कि अंक असेंडेंट के स्तर पर हम किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं। अब ये नक्षत्र अलग है उस असल नक्षत्र से जो पैदाइश के वक्त चांद जिस नक्षत्र में होता है उससे दिखाया जाता है। वो हमें एक ज्यादा खुली छूट देता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी सोच कैसी होगी, और यहाँ ज्यादा चॉइस दी गई है। मगर अंक असेंडेंट का नक्षत्र वो है जिस कर्म की जंजीर में हम जकड़े हुए हैं, जिससे हम भाग नहीं सकते। लेकिन वो अंक असेंडेंट का कर्म, अंक असेंडेंट का नक्षत्र और 5वें 9वें घर के नक्षत्र, ये सब एनर्जीज, ये सब नक्षत्र जब एक साथ हो तो वही मुख्य कर्म है जिसे तुम्हें निभाना है। और तुम्हें चॉइस दी गई है उस जगह से जहां चांद नक्षत्र में रखा है, और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके तुम्हें ज्यादा चॉइस मिलती है, ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं कि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करो, अपने तौर तरीकों का इस्तेमाल कैसे करो। हालांकि जिस नक्षत्र एनर्जी में तुम जकड़े हो, जिस कर्म में तुम जकड़े हो, वो पहला, 5वां और 9वां घर है, उस साइन के आधार पर जो वो रूल करते हैं और जिस नक्षत्र में वो खास तौर पर गिरते हैं। तो जो अंक असेंडेंट की नक्षत्र की खास डिग्री है, उसी के आधार पर तुम्हारा एक खास नक्षत्र बनता है। मिसाल के तौर पर अगर तुम मेष साइन में पैदा हुए हो, अगर तुम पहले 13 डिग्री में पैदा हुए हो तो तुम अश्विनी नक्षत्र में आते हो। मगर अगर तुम 13 डिग्री और 26 डिग्री 40 मिनट सही कहें तो के बीच पैदा हुए हो तो तुम भरणी नक्षत्र में आते हो। जिस नक्षत्र में तुम आते हो उसी के आधार पर तुम पाओगे कि 5वें और 9वें घर में कंप्लीमेंटरी नक्षत्र भी वैसी ही एनर्जीज रखते हैं। यानी अगर तुम अंक असेंडेंट के नक्षत्र में पैदा हुए हो जिस पर एक खास ग्रह जैसे शुक्र का रूल हो, तो तुम पाओगे कि 5वें घर की उसी डिग्री पर जो अंक असेंडेंट की डिग्री है, वो भी उसी नक्षत्र में होगी जिस पर वही ग्रह रूल करता है जो अंक असेंडेंट के नक्षत्र पर रूल करता है, और वही ग्रह उस नक्षत्र पर भी रूल करेगा जिसमें 9वां साइन होता है।
और इस तरह इन 3 खास एनर्जीज नक्षत्रों की का कंप्लीमेंट्री इस्तेमाल गहरे मतलब में और तुम जिस खास डिग्री, जिस पाद में पैदा हुए हो, जिस हिस्से में पैदा हुए हो, वो बहुत जोरदार तरीके से ये दिखाएगा कि तुम्हें कौन सा कर्म करना है, कैसे करना है, अपनी जिंदगी को कैसे जीना है, और जिस नक्षत्र में तुम पैदा हुए हो और जिस अंक असेंडेंट में पैदा हुए हो, उसका समग्र मतलब, गहरा मतलब क्या है। और इस तरह गहरे मतलब में तुम जिस अंक असेंडेंट में पैदा हुए हो, उसका एक बहुत गहरा प्रकटीकरण है। और ये जानना जरूरी है कि अस्तित्व के लिए और ये जानने के लिए कि तुम सही दिशा में जा रहे हो या नहीं, और सही दिशा में कैसे जाना है और क्या करके जाना है। तो चलो अब अंक असेंडेंट वार गोता लगाते हैं। पहले 5वें और 9वें घरों और 9वें साइन की नक्षत्र एनर्जीज की एक खास डिग्री को देखते हुए कि कौन से खास नक्षत्र वो हो सकते हैं, कुछ उदाहरण देखते हुए, और कौन से ग्रह हैं जो उन कंप्लीमेंटरी नक्षत्रों पर रूल करते हैं और तुम किस खास पाद में आते हो, और इन सबको इकट्ठा करके हर खास साइन के लिए उदाहरणों के जरिए गहरा प्रकटीकरण क्या है। तो चलो सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष अंक असेंडेंट से। हम सब जानते हैं कि हम 4 घरों में से किसी एक में पैदा होते हैं। 4 किस्म के घर, या तो हम धर्म घर में पैदा होते हैं, या अर्थ घर में, या काम घर में, या मोक्ष घर में। मतलब अगर तुम धर्म घर में पैदा हुए हो तो जिंदगी के जिन अहम पहलुओं पर तुम्हें ध्यान देना है या जिससे अपनी जिंदगी जीनी है, वो है धर्म या फर्ज। मगर अगर तुम अर्थ घर में या पैसे और माल असबाब के घर में पैदा हुए हो, तो ये भौतिकता या पैसा या धन कमाना ही तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है, जिस पर खास फोकस रहता है। तीसरा, अगर तुम काम घर में पैदा हुए हो तो अपनी इच्छाओं को पूरा करना, अपने सपनों को पूरा करना, अपनी आशाओं और ख्वाहिशों को पूरा करना और उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करना तुम्हारी जिंदगी का एक अहम और मुख्य प्रकटीकरण बन जाता है। हालांकि अगर तुम चौथी किस्म के घर में पैदा हुए हो, जो मोक्ष घर है, यानी तुम्हारी पूरी जिंदगी मोक्ष के लिए और दूसरों की सेवा के लिए समर्पित रहनी चाहिए। अब धर्म घर में पैदा होने का गहरा मतलब क्या है? अब हम ये भी जानते हैं कि लग्न, यानी जिस अंक असेंडेंट में तुम पैदा हुए हो, वो केंद्र घर होने के साथ साथ त्रिकोण घर भी है, और बाकी 2 त्रिकोण घर, 5वां और 9वां भी बहुत अहम है। 5वें घर के संचित कर्म, अब तक के इकट्ठा कर्म के कारण, और 9वें घर के प्रारब्ध कर्म, इस खास जन्म में जीने के लिए पहचाना गया कर्म के कारण। और इसलिए पहला, 5वां और 9वां न सिर्फ तुम्हारे जन्म में बल्कि तुम्हारी जिंदगी के मकसद और मोक्ष की ओर भी अहम मायने रखते हैं। अगर तुम उदाहरण के लिए धर्म घर में पैदा होने के गहरे मतलब को देखो, तो इसका मतलब है कि पहला घर अहम है, और लग्न, तुम अपने आप को कैसे लेकर चलते हो, अपने आप को कैसे संभालते हो, समाज में कैसे देखे जाते हो, कैसे सिद्धांतों पर चलते हो जिससे समाज में एक खास दर्जा या स्थिति हासिल करते हो, ये सब अहम है। और फिर दूसरा धर्म घर सीखने पढ़ने का घर है, और तीसरा धर्म घर ऊंची शिक्षा, धर्म और तुम्हारे फर्ज का घर है। मतलब अगर तुम धर्म के सहारे जिंदगी जी रहे हो तो ये जरूरी है कि तुम ये सुनिश्चित करो कि तुम्हारी जिंदगी फर्ज और जिम्मेदारी से चले, न कि भौतिकता से। हालांकि अगर तुम दूसरी किस्म के घर में पैदा हुए हो, यानी अर्थ घर में, मिसाल के तौर पर अगर तुम वृषभ, कन्या या मकर राशि में पैदा हुए हो, तो तुम अर्थ घर में पैदा हुए हो। फिर तुम्हें अपनी जिंदगी में भौतिकता का पीछा करना है। हालांकि छठा घर, जो अर्थ घर है और जिस पर कन्या राशि का शासन है, वो सेवा का साइन है, यानी जिन सिद्धांतों पर वृषभ राशि चलती है उन्हीं पर तुम चलोगे। तो भौतिकता का पीछा करना, पैसे का पीछा करना, मगर जिंदगी को सिद्धांतों और कीमतों, वैल्यूज के साथ जीना और उनसे मुंह न मोड़ना अहम है। और सेवा की मानसिकता रखना, जो दूसरे अर्थ भाव कन्या में दिखता है। यानी भले ही तुम अपनी जिंदगी में भौतिकता का पीछा कर रहे हो, पैसे का पीछा कर रहे हो, मगर ऐसा सिर्फ सिद्धांतों और कीमतों के साथ जिंदगी जीकर करना अहम है, और सेवा की मानसिकता के साथ करना अहम है। और तीसरा अर्थ भाव मकर राशि का है, जो है सीमाओं में काम करना, अनुशासित रहना, समर्पित रहना, वफादार रहना,
कमिटेड रहना और सफलता आने से पहले लंबे घंटे, मेहनत के घंटे लगाने को तैयार रहना। एक खास किस्म के घर में पैदा होना उस घर के गहरे प्रकटीकरण को समझे बिना तुम्हारी मदद नहीं करेगा, और यही वजह है कि कई बार हमें जिंदगी में सफलता नहीं मिलती, क्योंकि हम उस घर के गहरे प्रकटीकरण को नहीं समझते जिसमें हम पैदा हुए हैं। तीसरा, अगर तुम काम घर में पैदा हुए हो तो पहला काम घर कौन सा है? पहला काम घर तीसरा घर है। मगर तीसरा घर स्वयं प्रयास, मेहनत और कोशिश का घर भी है, यानी अपनी इच्छाओं का पीछा करने में, अपनी ख्वाहिशों का पीछा करने में, जो तुम्हें पसंद है या जो तुम हासिल करना चाहते हो उसका पीछा करने में। मेहनत ही वो आधार है जिस पर तुम अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों को हासिल करोगे। दूसरा काम घर सातवां घर है। सातवां घर साथ या साझेदारी का घर है, रिश्ते बनाने का घर है, यानी अपनी इच्छाओं का पीछा करने में, अपनी ख्वाहिशों का पीछा करने में, जो तुम्हें पूरा करेगा उसका पीछा करने में। तुम्हें ये सुनिश्चित करना है कि तुम रिश्तों से निर्देशित हो। तुम रिश्तों, साझेदारियों को पैसा कमाने या इच्छाओं का पीछा करने की कुर्बानी मत दो। तो मेहनत करना, कोशिश करना, स्वयं प्रयास करना, आम धारा के खिलाफ जाना, धारा के विपरीत जाना और साझेदारियां बनाना, फलदायक साझेदारियां, जीत जीत वाली साझेदारियां और रिश्तों के साथ काम करना, रिश्तों से मुंह न मोड़ना अहम है। और तीसरा काम घर कुंभ राशि का है। कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि समाधान है। दुनिया के स्तर पर, बड़े पैमाने पर और समाज के लिए समाधान ढूंढना। तो अहम सामाजिक जुड़ाव बनाना, सोशल नेटवर्क बनाना और मेहनत के जरिए, रिश्तों और साझेदारियों के जरिए दूसरों के साथ काम करना, कोशिश करना और सेवा के जरिए बड़े स्तर पर समस्याओं का समाधान करना। अपने घर से बाहर, अपने इलाके से बाहर, अपने शहर से बाहर निकलकर और अपने आप को एक विश्व नागरिक की तरह देखना और सिर्फ अपने मोहल्ले के बजाय दुनिया को बड़े पैमाने पर सोचना, ये तीसरा काम घर है जिसे कुंभ राशि दिखाती है। तो अगर कोई काम भाव में पैदा हुआ है मगर काम भाव के गहरे प्रकटीकरण को नहीं समझता, तो जाहिर है उस किस्म की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। तुम एक खास रिश्ता चाह सकते हो, तुम एक खास भौतिक सफलता चाह सकते हो, तुम एक सुंदर घर चाह सकते हो, तुम राजनीतिक सफलता चाह सकते हो, तुम सामाजिक स्टार बनना चाह सकते हो, मगर ये सब तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम मेहनत करने को तैयार नहीं हो, रिश्ते बनाने को तैयार नहीं हो और दुनिया के स्तर पर, बड़े पैमाने पर, सामाजिक स्तर पर और दूसरों की मदद करने के स्तर पर देखने को तैयार नहीं हो। और आखिरी, मोक्ष भाव का गहरा प्रकटीकरण क्या है? मोक्ष भाव कर्क, वृश्चिक और मीन राशियों से दिखाए जाते हैं। ये तीनों जल राशियां हैं और ये तीनों बहुत अहम राशियां हैं जो तुम्हें गृहस्थ आश्रम से जोड़ती है, तुम्हें बाधाओं, उथल पुथल और चुनौतियों से जोड़ती है और तुम्हें मीन राशि के त्याग से जोड़ती है, यानी अपना फर्ज निभाओ, अपने परिवार के प्रति, दूसरों के प्रति, उथल पुथल का सामना करो, चुनौतियों का सामना करो, बाधाओं का सामना करो, मगर मालिक की इच्छा, सबसे ऊंची ऊर्जा, परम ऊर्जा के आगे समर्पित होने को तैयार रहो और तभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। और ये है एक खास किस्म के घर में पैदा होने का गहरा प्रकटीकरण, चाहे तुम धर्म घर में पैदा हुए हो, अर्थ घर में, काम घर में या मोक्ष घर में। अब अगर तुम और गहरे उतरो कि तुम किस साइन में पैदा हुए हो, और उदाहरण के तौर पर मेष राशि, धर्म भाव के गहरे प्रकटीकरण क्या है, तो तुम्हें अपने जन्म या अस्तित्व के डीएनए को देखना होगा, जो स्टार सिस्टम है, यानी नक्षत्र प्रणाली। अब इनमें से हर एक साइन कम से कम 2 नक्षत्रों में बटा होता है और तीसरे नक्षत्र का एक हिस्सा भी होता है, और इस तरह राशि चक्र की 12 राशियां 27 नक्षत्रों में बटी होती है, जो अश्विनी से शुरू होकर रेवती नक्षत्र तक जाती है। तो अगर कोई मेष राशि में पैदा हुआ है तो सबसे जरूरी देखना है कि अंक, असेंडेंट की डिग्री क्या है। अब मेष राशि 0 डिग्री से शुरू होकर 30वीं डिग्री पर खत्म होती है और अगली राशि 30वीं डिग्री से शुरू होकर 60वीं डिग्री तक जाती है। अब हर राशि को आगे 9 हिस्सों में बांटा गया है। पहला नक्षत्र अश्विनी 4 हिस्सों से बना है और 13 डिग्री 20 मिनट में बनता है। दूसरा नक्षत्र भरणी में अगले 4 हिस्से होते हैं
जो मेष राशि के इन 9 हिस्सों में से होते हैं, और ये अगले 13 डिग्री 20 मिनट में बनता है। यानी 13 डिग्री 20 मिनट से शुरू होकर 26 डिग्री 40 मिनट तक फैलता है। और मेष राशि का आखिरी हिस्सा यानी 9वां हिस्सा अगले नक्षत्र कृत्तिका के पहले पाद से बना होता है। तो मेष राशि 2 नक्षत्रों अश्विनी और भरणी से बनी है और कृत्तिका नक्षत्र का एक बहुत छोटा हिस्सा या एक पाद या 3 डिग्री 20 मिनट से बनी है। तो इस आधार पर कि तुम किस डिग्री में पैदा हुए हो या तुम्हारे अंक असेंडेंट की डिग्री क्या है, तुम एक खास नक्षत्र में गिरोगे अपने अंक असेंडेंट के आधार पर। यहाँ हम उस जन्म नक्षत्र की बात नहीं कर रहे जो तुम्हारे चांद की स्थिति से बनता है या जन्म के समय तुम्हारा चांद जिस नक्षत्र में होता है। यहाँ हम अंक असेंडेंट के नक्षत्र की बात कर रहे हैं। चांद जिस नक्षत्र में होता है वो तुम्हें तुम्हारी सोचने की प्रक्रिया, तुम्हारी सोचने की क्षमता देगा, और यही वो आजादी है जो तुम्हें दी गई है। हालांकि कर्म की जंजीरें जो तुम पर डाली गई है, जिम्मेदारियां जो तुम पर डाली गई है, वो उस अंक असेंडेंट के कारण है जिसमें तुम पैदा हुए हो। और इसलिए अगर तुम मेष राशि में पैदा हुए हो तो अंक असेंडेंट का फर्ज बहुत अहम हो जाता है। अगर तुम मेष राशि में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच पैदा हुए हो तो जाहिर है तुम्हारा अंक असेंडेंट नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में पड़ता है। फिर तुम्हारा रूल या अंक असेंडेंट अश्विनी नक्षत्र के हिसाब से चलेगा या कर्म मोक्ष की जंजीरें अश्विनी नक्षत्र के हिसाब से चलेंगी। मगर अगर तुम 13 डिग्री 20 मिनट और 26 डिग्री 40 मिनट के बीच पैदा हुए हो तो जाहिर है तुम अगले नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गिरोगे। तुम्हारा अंक असेंडेंट भरणी नक्षत्र के हिसाब से चलेगा। हालांकि अगर तुम मेष राशि के 26 डिग्री 20 मिनट से 30वीं डिग्री के बीच पैदा हुए हो तो तुम मेष राशि के तीसरे नक्षत्र कृत्तिका में और पहले पाद में गिरते हो। तो मेष राशि की जिस डिग्री में तुम पैदा हुए हो, तुम पैदा होगे, तुम्हारा अंक असेंडेंट उस खास नक्षत्र के हिसाब से चलेगा। तो जब तुम्हारी कुंडली बनती है, यहाँ तक कि कुंडलियां भी, ये तुम्हें न सिर्फ बताएगी कि चांद किस नक्षत्र में है, बल्कि ये भी बताएगी कि अंक असेंडेंट का नक्षत्र क्या है, और ये बताएगी कि अलग अलग ग्रह किस नक्षत्र में है। तो ये तुम्हें दूसरे घरों के नक्षत्र नहीं बताएगी। ऑनलाइन कुंडलियों पर जो जानकारी दी जाती है वो सिर्फ चांद का नक्षत्र और अंक असेंडेंट का नक्षत्र या अंक असेंडेंट की डिग्री क्या है, यही होती है। तो ये है कि पहले पता करो कि तुम्हारा अंक असेंडेंट किस नक्षत्र में है। अब अगर तुम मेष राशि में पैदा हुए हो यानी तुम्हारी पहली राशि मेष है तो 5वां घर सिंह से और 9वां घर धनु से रुल होता है। यानी तुम्हारा पहला घर, 5वां घर और 9वां घर तीनों धर्म भाव या धर्म किस्म के भावों से निर्देशित होते हैं। तो जिंदगी का प्रकटीकरण धर्म ऊर्जाएं होंगी। मगर क्योंकि तुम गहरे स्तर पर डीएनए विश्लेषण में जा रहे हो, तुम जिस नक्षत्र में पैदा हुए हो वो अहम है। तो अगर तुम अश्विनी के 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच पैदा हुए हो तो अश्विनी नक्षत्र में पैदा होने का मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी को निर्देशित करने वाला 5वां घर का नक्षत्र उसके पूरक होगा जो अश्विनी नक्षत्र दिखाता है। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र मेष राशि का पहला नक्षत्र है, तो तुम जिस 5वें घर में पैदा हुए हो या 5वें घर की एनर्जीज मघा नक्षत्र की होंगी, जबकि 9वें घर की एनर्जीज मूल नक्षत्र की होंगी। तो फिर कर्म की जंजीरें, जिंदगी की जंजीरें या जिंदगी का मकसद इन नक्षत्रों से निर्देशित होंगे, यानी अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मूल नक्षत्र। अगर तुम इनमें से हर एक में गहराई से देखो तो मघा नक्षत्र पर केतु का रुल है और मूल नक्षत्र पर भी केतु का रुल है। यानी तुम्हारी जिंदगी केतु की ऊर्जाओं से निर्देशित होगी, न कि किसी और ऊर्जा से। तो सबसे जरूरी है कि तुम ये समझ सको कि केतु कैसे रखा है और केतु किस घर में रखा है, और वो खुद को सबसे ज्यादा प्रकट करेगा चांद के नक्षत्र से अलग। तो अगर तुम अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हो तो 5वें घर की एनर्जीज मघा की है और 9वें घर की एनर्जीज मूल की है। हालांकि अगर तुम मेष राशि के 13 डिग्री 20 मिनट से ऊपर मगर 26 डिग्री 40 मिनट तक पैदा हुए हो, मान लो तुम मेष राशि की 20वीं डिग्री में पैदा हुए हो, तो तुम गिरते हो, तुम्हारा अंक असेंडेंट नक्षत्र भरणी में पड़ता है।
और फिर 5वें घर की एनर्जीज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से निर्देशित होंगी, जबकि 9वें घर की एनर्जीज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की होंगी। अब इनमें से हर एक साइन भरणी नक्षत्र पर शुक्र का रुल है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर भी शुक्र का रुल है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर भी शुक्र का रुल है। यानी जबकि तुम धर्म भाव में पैदा हुए हो, मगर तुम्हारे नक्षत्र में शुक्र की ऊर्जाएं हैं और इसलिए जिंदगी निर्देशित होगी, या जिंदगी के अलग अलग वक्त पर तुम्हारी परीक्षा होगी, या तुम्हें चुनौतियां मिलेंगी, या तुम्हें मौके मिलेंगे जो शुक्र के प्रकटीकरणों से ज्यादा जुड़े होंगे। यानी तुम्हारी जीवन शैली, पैसों के मामले, घनिष्ठता, विपरीत लिंग, तुम कैसी जिंदगी जीते हो, कैसी क्वालिटी की जिंदगी जीते हो, ये सब अहम हो जाएगा। तो धर्म में पैदा होने के बावजूद शुक्र की ऊर्जाएं होना, यही तुम्हारी जिंदगी के ज्यादातर हिस्से में तुम्हें निर्देशित करेगा। और अगर तुम नक्षत्र स्तर पर गहरा विश्लेषण नहीं करते कि पहले घर की एनर्जीज, 5वें घर की एनर्जीज और 9वें घर की एनर्जीज नक्षत्र स्तर पर क्या है, तो तुम अंधेरे में रहोगे, क्योंकि तुम ये मान सकते हो कि तुम धर्म करने के धर्म नक्षत्र में पैदा हुए हो, मगर गहरे स्तर पर ये नहीं जानते कि तुम में शुक्र की ऊर्जाएं हैं। तो धर्म कहाँ है? धर्म जबकि मेष में पैदा होना शुक्र के क्षेत्रों या प्रकटीकरणों की ओर है, यानी विपरीत लिंग के साथ अच्छा व्यवहार करना, महिलाओं के साथ ज्यादा सम्मान से पेश आना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने से निर्देशित होना, खासकर विपरीत लिंग के साथ अपनी जिंदगी में संतुलन बनाकर रखना। कितनी भौतिकता का पीछा करते हो, कितनी घनिष्ठता का पीछा करते हो, और दूसरों के साथ फलदायक साझेदारियां बनाना, क्योंकि शुक्र वृषभ राशि के दूसरे घर पर भी रुल करता है, जो सिद्धांतों को दिखाता है। यानी अपना धर्म करते हुए तुम्हें सिद्धांतों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। और क्योंकि भरणी नक्षत्र राजसिक नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र राजसिक नक्षत्र है, तो राजसिक जिंदगी जीना, जबकि तुम धर्म वाले हिस्से की कुर्बानी दे दो, तो ये तुम्हारे पतन की वजह बनेगा और इसलिए ये बहुत अहम है। तो शुक्र तुम्हारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन जाता है, जबकि तुम अपना फर्ज निभा रहे हो। तो जबकि तुम मेष में पैदा हुए हो और मंगल तुम्हारे लिए अहम ग्रह है, क्योंकि वो तुम्हारे अंक असेंडेंट पर रुल करता है, मगर शुक्र भी बहुत अहम ग्रह है, क्योंकि वो उन नक्षत्र ऊर्जाओं पर रुल करता है जिनसे तुम जी रहे हो। और इसलिए जबकि तुम मेष राशि में पैदा हुए हो, अगर तुम मेष राशि में पैदा हुए हो, तो ध्यान रखो कि खास तौर पर कौन सी नक्षत्र ऊर्जाएं तुम में है और उनसे निर्देशित हो। मेष ऊर्जाओं का तीसरा और गहरे स्तर पर यह है कि तुम किस पाद में पैदा हुए हो। मैंने अब तक अश्विनी के बारे में कुछ गहरा मतलब दिया है। मैं बाकी नक्षत्रों का गहरा प्रकटीकरण बाद में विस्तार से करूंगा, क्योंकि हम तुम्हारी नक्षत्र ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो तुम किस पाद में पैदा हुए हो? अगर तुम भरणी नक्षत्र में अपने अंक असेंडेंट स्तर पर पैदा हुए हो, यानी मेष अंक असेंडेंट के भीतर, और तुम 13 डिग्री 20 मिनट और 26 डिग्री 40 मिनट के बीच पैदा हुए हो, जिसका मतलब तुम अंक असेंडेंट के तौर पर अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हो। हम यहाँ चांद नक्षत्र की बात नहीं कर रहे। तो फिर देखो कि खास तौर पर तुम किस पाद में हो। मिसाल के तौर पर भरणी का पहला पाद सिंह पाद है, या सिंह राशि की ऊर्जाओं से रुल होता है, दूसरा कन्या से रुल होता है, तीसरा तुला से, और चौथा वृश्चिक की ऊर्जाओं से रुल होता है। तो खास तौर पर तुम किस पाद में गिरते हो, जाहिर है गहरे स्तर पर तुम्हारी जिंदगी को निर्देशित करेगा, या तुम्हें बार बार ध्यान देने और ध्यान में लाने पर मजबूर करेगा। और तुम्हें मौके मिलेंगे, बाधाएं मिलेंगी, चुनौतियां मिलेंगी, और तुम्हारे सबसे अहम फैसले, तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी बाधाएं सब किसी न किसी तरह उस खास पाद से जुड़ी होंगी जिसमें तुम पैदा हुए हो, उस खास नक्षत्र से जिस पर अंक असेंडेंट रुल करता है, और उस खास राशि से जिसमें तुम पैदा हुए हो, और चांद के नक्षत्र और चांद के नक्षत्र के पाद से। इसके गहरे प्रकटीकरण में गए बिना तुम नहीं जान पाओगे कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, कर्म की कौन सी जंजीरें हैं जिनसे तुम बंधे हो, और तुम अपनी जिंदगी कैसे जीने वाले हो। तो अगर तुम मेष राशि में पैदा हुए हो, तो ध्यान रखो और गहरा विश्लेषण करो कि तुम्हारा अंक असेंडेंट किस नक्षत्र में है, और उसके आधार पर 5वां और 9वां नक्षत्र क्या है,
तुम किस पाद में पैदा हुए हो। जाहिर है अगर तुम भरणी के दूसरे पाद में पैदा हुए हो तो पूर्वा फाल्गुनी का दूसरा पाद और पूर्वाषाढ़ा का दूसरा पाद तुम्हारे लिए अहम हो जाते हैं, और तीनों अगर तुम गहराई से ध्यान दो तो पाओगे कि ये सब कन्या पाद है। मतलब जबकि तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो, कन्या की सेवा ऊर्जाएं, कन्या की गहरी विश्लेषण ऊर्जाएं, कन्या की कोशिश करने और अपनी जिंदगी को बिना भावनाओं से अभिभूत हुए जीने की ऊर्जाएं, और डेटा तथ्यों का इस्तेमाल करके और विश्लेषण करने की क्षमता का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को सिद्धांतों के साथ जीना और विपरीत लिंग के साथ अच्छा व्यवहार करना और मेष की ऊर्जाओं को संभालना और अपने लक्ष्यों का पीछा करना, धर्म करना अहम है। और ये है मेष ऊर्जाओं का गहरा अर्थ और प्रकटीकरण अगर तुम मेष राशि में पैदा हुए हो। और ये है गहरा अर्थ अगर तुम मेष राशि में नक्षत्र स्तर पर पैदा हुए हो। अब अगर तुम वृषभ राशि में पैदा हुए हो और तुम्हारा अंक असेंडेंट वृषभ का है तो तुम या तो कृत्तिका नक्षत्र में पैदा हुए हो या रोहिणी नक्षत्र में या मृगशिरा नक्षत्र में। ये 3 नक्षत्र हैं जो वृषभ राशि को बनाते हैं। अब जबकि वृषभ राशि अर्थ ऊर्जाओं को दिखाती है, सबसे अहम यह है कि वृषभ राशि सिद्धांतों और कीमतों को भी दिखाती है। तो सिद्धांतों और कीमतों के साथ जिंदगी जीना अहम है। गहरे अर्थ में वृषभ अंक असेंडेंट वाले जातक के लिए 5वां और 9वां घर क्रमशः कन्या और मकर राशि से रूल होते हैं। और इसलिए जबकि तुम भौतिकता का पीछा करते हो या अर्थ या धन इकट्ठा करते हो, सिद्धांतों और कीमतों के साथ कन्या की सेवा उन्मुखता को ध्यान में रखना, विश्लेषण करने की क्षमता का इस्तेमाल करना, अपनी सोचने की क्षमता का इस्तेमाल करना, बुद्ध द्वारा दी गई चॉइस का इस्तेमाल करना और बुद्धिमान चॉइस, शिक्षित चॉइस लेना अहम है, जबकि सेवा की मानसिकता रखना। और मकर राशि की समर्पण, दूरदर्शिता और संगठनात्मक ऊर्जाएं बहुत अहम है। तो अगर तुम वृषभ राशि में पैदा हुए हो तो ध्यान रखो कि 5वें घर की कन्या की ऊर्जाएं और 9वें घर की मकर की ऊर्जाएं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, और ये तीनों ऊर्जाएं तुम्हारी जिंदगी को निर्देशित करती हैं। हालांकि अंक असेंडेंट की खास डिग्री क्या है? अगर तुम्हारे अंक असेंडेंट की खास डिग्री 20 डिग्री से ज्यादा है तो तुम रोहिणी नक्षत्र में गिरोगे। तो अगर ये 20वीं डिग्री और 26 डिग्री के बीच है, उदाहरण के लिए, तो तुम वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में गिरोगे। तो अगर तुम्हारा अंक असेंडेंट नक्षत्र रोहिणी है जिस पर चांद का रूल है, तो जब तुम देखोगे कि उस अंक असेंडेंट डिग्री से खास तौर पर जुड़ा 5वां घर का नक्षत्र क्या है, और अगर तुम गणना करो, मान लो 20वीं 21वीं डिग्री, अगर तुम वृषभ की 21वीं डिग्री में पैदा हुए हो तो तुम अपने अंक असेंडेंट के हिस्से के रूप में रोहिणी नक्षत्र में गिरोगे। 5वें घर का साइन हस्त नक्षत्र का होगा और हस्त पर भी चांद का रूल है, और फिर 21वीं डिग्री पर 9वें घर की एनर्जी श्रवण नक्षत्र से रूल होंगी जिस पर भी चांद का रूल है। मतलब जबकि तुम वृषभ राशि में पैदा हुए हो मगर अंक असेंडेंट डिग्री के हिस्से के तौर पर रोहिणी नक्षत्र में पैदा होने से 5वें और 9वें घर की ऊर्जाएं भी चांद के रूल में आती हैं, क्योंकि 5वें की ऊर्जाएं हस्त की हैं और 9वें की श्रवण की, क्रमशः। तो चांद सेवा को बनाता है, चांद पोषण को बनाता है, भावनाओं को बनाता है। इसका मतलब है कि जबकि तुम वृषभ की भौतिकता का सिद्धांतों और कीमतों के साथ पीछा करते हो, दूसरों का पोषण करना, दूसरों की सेवा करना और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होना बहुत अहम है, क्योंकि तुम चांद की ऊर्जाओं से रूल होते हो। और ये एक गहरा प्रकटीकरण भी है, क्योंकि तुम्हारा चांद नक्षत्र भी इन ऊर्जाओं का पूरक होगा, अंक असेंडेंट ऊर्जाओं और 5वें घर की ऊर्जाओं और 9वें घर की ऊर्जाओं के भी चांद से रूल होने के कारण। और इसलिए अगर तुम वृषभ राशि में पैदा हुए हो तो तुम जिन नक्षत्र ऊर्जाओं से रूल होते हो वो रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र है, जिनमें से हर एक पर चांद का रूल है। और इसलिए पोषण, दूसरों की सेवा, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होना और भावनाओं से नहीं बहना बल्कि विश्लेषण, संरचना, कड़ी मेहनत, लंबे घंटे काम करना, समर्पण के साथ काम करना, जो मकर दिखाता है, अहम है। हालांकि गहरे स्तर पर, गहरे अर्थ में तुम रोहिणी नक्षत्र के किस पाद में पैदा हुए हो
ये अहम होगा। तो अगर तुम रोहिणी नक्षत्र के पहले पाद में पैदा हुए हो, मतलब मान लो अगर तुम वृषभ की 15वीं डिग्री में पैदा हुए हो, अगर तुम वृषभ की 15वीं डिग्री में पैदा हुए हो, तो तुम रोहिणी नक्षत्र के पहले पाद में पैदा हुए हो। रोहिणी नक्षत्र के होने से तुम मेष राशि की ऊर्जाओं से रूल होते हो। फिर हस्त का पहला पाद भी मेष राशि की ऊर्जाएं है और श्रवण का पहला पाद भी मेष राशि की ऊर्जाएं है। और मेष राशि की ऊर्जाएं होने का मतलब है कि आगे बढ़ने की भावना, लक्ष्य उन्मुखता और भौतिकता का पीछा करना, मगर सिद्धांतों और अपनी कीमतों के साथ और दूसरों का पोषण करते हुए, मगर उच्च ऊर्जा, उच्च प्रेरणा, उच्च लक्ष्य उन्मुखता के साथ और अपने लक्ष्यों को न छोड़ना, यही मुख्य ऊर्जा है जिससे तुम रूल होते हो। और इसलिए अगर तुम वृषभ राशि में पैदा हुए हो तो गहरे स्तर पर समझो कि नक्षत्र ऊर्जाएं क्या है, रूलर क्या है, उन खास नक्षत्रों पर देवता क्या है जो पहले घर, 5वें घर और 9वें घर की ऊर्जाओं से पूरी तरह पूरक होंगे। फिर तुम किस पाद में पैदा हुए हो और उनसे निर्देशित हो। हालांकि अगर तुम वृषभ की उस 21वीं डिग्री में पैदा नहीं हुए, बल्कि अगर तुम वृषभ की 27वीं डिग्री में पैदा हुए हो, तो जाहिर है तुम मृगशिरा नक्षत्र में पैदा हुए हो। और इसी तरह फिर 5वें घर की ऊर्जाएं हस्त की बजाय कन्या में चित्रा की होंगी, और इसी तरह मकर की 9वें घर की ऊर्जाएं श्रवण की नहीं बल्कि धनिष्ठा की होंगी। और मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा तीनों पर मंगल का रूल है, न कि चांद का। तो फिर मंगल तुम्हारे लिए एक अहम ग्रह बन जाता है, शुक्र के अलावा जो वृषभ पर रूल करता है। तो तुम्हारी जिंदगी के ज्यादातर हिस्से में तुम पाओगे कि मंगल की ऊर्जाएं, मुखरता, आगे बढ़ने की भावना तुम्हारी जिंदगी को निर्देशित करेगी। और फिर गहरे स्तर पर चेक करो कि तुम वृषभ में किस खास पाद डिग्री में पैदा हुए हो और उसके आधार पर कौन सा पाद डिग्री है। फिर तुम मृगशिरा के सिंह भाग में पैदा हुए होगे। और इसी तरह चित्रा में पूरक ऊर्जाएं भी पहला पाद या सिंह राशि की ऊर्जाएं होंगी, और 9वें घर की पूरक ऊर्जाएं भी धनिष्ठा का पहला पाद होंगी, जो सिंह राशि की ऊर्जाएं हैं। मतलब नेतृत्व दिखाना, मंगल की आक्रामकता दिखाना, जबकि अपनी जिंदगी को सिद्धांतों और कीमतों के साथ जीना और दूसरों की सेवा करना और संरचना और संगठन के साथ, यही वृषभ अंक असेंडेंट वाले जातक के लिए प्रकटीकरण और दृष्टिकोण है। तो ध्यान रखो, और ये है वृषभ अंक असेंडेंट वाले जातक के लिए नक्षत्र ऊर्जाओं के द्वारा गहरा प्रकटीकरण। अब मिथुन अंक असेंडेंट वाले जातक के लिए, अगर मिथुन के अंदर तुम पहली 3 डिग्री में पैदा हुए हो, मिथुन के लिए तीसरी डिग्री है, और इसलिए 5वें और 9वें घर की ऊर्जाएं भी तीसरी डिग्री की ऊर्जाएं होंगी। अब कौन सा नक्षत्र है जिसमें मिथुन की तीसरी डिग्री आती है, और वो मृगशिरा नक्षत्र में आती है। तो पूरक 5वीं और 9वीं राशि की ऊर्जाएं कौन सी हैं? तो अगर मिथुन की तीसरी डिग्री मृगशिरा नक्षत्र से रूल होती है, तो अंक असेंडेंट में मृगशिरा की ऊर्जाएं हैं। फिर 5वें घर की तीसरी डिग्री जो तुला है, वो चित्रा है, और 9वें घर या कुंभ राशि की 9वीं राशि की ऊर्जाएं भी धनिष्ठा नक्षत्र है। मिथुन नक्षत्र में मिथुन अंक असेंडेंट तीसरी डिग्री में मृगशिरा नक्षत्र में पैदा होना और 5वें घर की पूरक ऊर्जाएं चित्रा की और कुंभ में धनिष्ठा नक्षत्र की होना, मतलब तुम कर्म ऊर्जाओं से निर्देशित होगे, जो मिथुन दिखाता है कर्म भाव होने के नाते, मतलब अपनी इच्छाओं का पीछा करना, मगर जो मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्रों पर रूल करता है। तो मिथुन संचार, कड़ी मेहनत, उद्यम को दिखाता है। तो अपना संचार करना या दूसरों के साथ संवाद और समझ विकसित करना, रिश्ते के साथ जो तुला दिखाता है 5वें घर का, और समाज स्तर पर समस्याओं को हल करने की कोशिश करना, जो कुंभ दिखाता है, अहम है। और गहरे स्तर पर मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र की मंगल की ऊर्जाओं का इस्तेमाल करना अहम है। अब हम आगे गहरे विश्लेषण में जा सकते हैं कि मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा की 3 पूरक ऊर्जाएं क्या दिखाती हैं, मगर वो किसी और वीडियो के लिए होगा, जहां हम मिथुन ऊर्जाओं में गहरे उतरेंगे। तुम मृगशिरा नक्षत्र के किस पाद में पैदा हुए हो, ये अहम है। तो अगर तुम मृगशिरा के दूसरे पाद में, चौथे पाद में पैदा हुए हो, जो वृश्चिक ऊर्जाएं हैं,
तो चित्रा नक्षत्र की पूरक ऊर्जाएं भी चित्रा का वृश्चिक क्षेत्र है और धनिष्ठा नक्षत्र का वृश्चिक क्षेत्र भी। और वृश्चिक पर भी मंगल का रूल है, मतलब बाधाओं, चुनौतियों, समस्याओं से असंतुलित न होना, दूसरों की मदद करके, दूसरों से संवाद करके, रिश्ते बनाकर और दूसरों की समस्याओं को समाज स्तर पर, बड़े पैमाने पर, विश्व स्तर पर हल करने की कोशिश करना और दूसरों की मदद करना, उनकी बाधाओं, चुनौतियों, मुद्दों का सामना करना और न सिर्फ अपनी जिंदगी में, अपनी मानसिकता में बदलाव लाना, बल्कि दूसरों की भी मदद करना जो परिवर्तनकारी ऊर्जाओं, उथल पुथल, मुद्दों या चुनौतियों से गुजर रहे हैं, और उसके जरिए निर्देशित और प्रेरित होना। ये है अंक असेंडेंट की ऊर्जाएं जो मिथुन की है। तो अगर तुम मिथुन अंक असेंडेंट में पैदा हुए हो तो गहराई से जानो कि अंक असेंडेंट की डिग्री क्या है और वो खास नक्षत्र क्या है जिसमें वो डिग्री पड़ती है, वो किस पाद में पड़ती है। फिर 5वें घर तुला और फिर 9वें घर कुंभ के नक्षत्र और पाद की पूरक ऊर्जाओं को देखो और फिर समझो कि गहरा प्रकटीकरण, अर्थ और कर्म की जंजीर क्या है जिसमें तुम बंधे हो और जो चॉइस तुम्हें चांद के नक्षत्र से मिली है। और ये है मिथुन अंक असेंडेंट वाले जातक के लिए 5वें, 9वें और पहले घर के नक्षत्र स्तर की ऊर्जाओं का गहरा प्रकटीकरण। अब अगर तुम कर्क राशि में पैदा हुए हो तो मोक्ष राशि में पैदा होने का मतलब है तो तुम्हारी जिंदगी मोक्ष से निर्देशित होगी, तुम्हारी जिंदगी मुक्ति से निर्देशित होगी। मतलब जबकि तुम कर्क की ऊर्जाएं लेकर चलते हो, 5वें घर की ऊर्जाएं और 9वें घर की ऊर्जाएं संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म की भी बाकी 2 मोक्ष भावों की होती है जो वृश्चिक और मीन है, जल ऊर्जाओं से दिखाए जाते हैं। और इसलिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना, अपने पोषण का इस्तेमाल करना और अपनी देखभाल करने की क्षमताओं और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान क्षमताओं का इस्तेमाल करना जो कर्क दिखाता है, अहम हो जाता है। और कर्क की ऊर्जाओं का इस्तेमाल करके परिवर्तन की जिंदगी जीना जो वृश्चिक दिखाता है, और मालिक की इच्छा के आगे समर्पण जो मीन दिखाता है, यहाँ महत्वपूर्ण है। तो गहराई से समझो कि कर्क अंक असेंडेंट की डिग्री क्या है। अगर कर्क अंक असेंडेंट कर्क की 5वीं डिग्री में है तो कर्क राशि में 5वीं डिग्री पुष्य नक्षत्र में पड़ती है। फिर वृश्चिक और मीन की 5वीं डिग्री अहम हो जाती है। वृश्चिक की 5वीं डिग्री अनुराधा नक्षत्र में पड़ती है और मीन की 5वीं डिग्री उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में पड़ती है। और इसलिए ये जानते हुए कि पुष्य नक्षत्र पर शनि का रूल है, अनुराधा नक्षत्र पर भी शनि का रूल है और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र पर भी शनि का रूल है। मतलब जबकि कर्क राशि का प्रकटीकरण कर रहे हो, दूसरों का पोषण करना, दूसरों की देखभाल करना और दूसरों की मदद करना, मगर हमें शनि द्वारा दिखाए गए फर्ज और समर्पण की जरूरत है। सीमाओं को पार करने के लिए तैयार रहना, मगर नियमों और विनियमों के भीतर काम करना, दूसरों की देखभाल करना, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होना, दूसरों की भावनात्मक उथल पुथल में उनकी मदद करना बहुत अहम है। क्योंकि पुष्य नक्षत्र एक धर्म नक्षत्र भी है, अनुराधा नक्षत्र भी एक धर्म नक्षत्र है, साथ ही शनि की ऊर्जाएं भी हैं। और इसलिए धर्म का पीछा करने का मतलब है फर्ज निभाना, जबकि पोषण करना और शनि द्वारा दिखाए गए संगठित और संरचित और लंबी और कड़ी मेहनत की ऊर्जाओं के साथ फर्ज निभाना अहम है। और गहरे स्तर पर देखो कि तुम किस खास पाद में पैदा हुए हो। तो अगर तुम कर्क राशि की 5वीं डिग्री में पैदा हुए हो तो तुम पुष्य नक्षत्र के पहले पाद में गिरते हो। पुष्य नक्षत्र के पहले पाद में सिंह ऊर्जाएं होती हैं और इसलिए तुम्हारे लिए वृश्चिक राशि में पूरक ऊर्जाएं भी अनुराधा का पहला पाद होंगी जिसमें भी सिंह ऊर्जाएं हैं, और उत्तराभाद्रपद का पहला पाद जिसमें भी सिंह ऊर्जाएं हैं। तो इसका मतलब है नेतृत्व दिखाना, जबकि पोषण करना, जबकि लंबे घंटे लगाना, समर्पित घंटे, संगठित प्रयास, फर्ज निभाना और उसके जरिए मोक्ष प्राप्त करना और उस कर्म की जंजीर में होना। ये है कर्क जातक के लिए गहरा प्रकटीकरण अगर तुम कर्क अंक असेंडेंट में पैदा हुए हो। और ये है कर्क अंक असेंडेंट वाले जातक के लिए गहरा अर्थ और प्रकटीकरण। अगर तुम सिंह राशि में पैदा हुए हो और तुम्हारा अंक असेंडेंट सिंह है
तो पांचवें घर की ऊर्जाएं और नौवें घर की ऊर्जाएं क्रमशः धनु और मेष है। तो फर्ज निभाना, ड्यूटी तुम्हारी जिंदगी में महत्वपूर्ण है। अब चेक करो कि अंक असेंडेंट की खास डिग्री क्या है। अगर अंक असेंडेंट की डिग्री मान लो 10वीं डिग्री है, तो सिंह अंक असेंडेंट की 10वीं डिग्री मघा नक्षत्र में पड़ती है, जिस पर केतु का रुल है। फिर धनु में 10वीं डिग्री की पूरक ऊर्जाएं मूल नक्षत्र में पड़ती है और 9वें घर की मेष राशि की 10वीं डिग्री अश्विनी नक्षत्र में पड़ती है। तो इसका मतलब है कि जबकि तुम सिंह अंक असेंडेंट में पैदा हुए हो, नक्षत्र स्तर पर ऊर्जाएं 5वें, 9वें और पहले घर में मघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्रों से निर्देशित होती है क्रमशः। अब केतु से रूल होने का मतलब है कि दूसरों के लिए अपनी जिंदगी जीना, जबकि सिंह का नेतृत्व दिखाना, अपनी जिंदगी को सिद्धांतों और स्वाभिमान और गर्व के साथ जीना, जो सिंह दिखाता है, अहम है। और केतु का मतलब है कि तुमने उस क्षेत्र में पहले ही झंडा या ध्वजा लगा दी है, और इसलिए ये खास जन्म वो जन्म है जो तुम दूसरों के लिए करते हो और समर्पित करते हो, न कि अपने लिए। और मघा को सिंहासन, पालकी से भी दिखाया जाता है, और इसलिए जबकि तुम सिंहासन या पालकी या सत्ता, अधिकार या प्रभाव पर बैठे हो, जो इस जन्म में तुम्हें दी गई है, उसे दूसरों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, न कि अपने लिए। और तुम्हारी जिंदगी दूसरों के लिए नेतृत्व से चलनी चाहिए, और ऐसा करने में नेतृत्व और गर्व के साथ अपने आप को रखना, यही तुम्हारे लिए कर्म की जंजीर है। अब अगर तुम सिंह के लिए गहराई से देखो, और अगर तुम मघा की 6ठी डिग्री में पैदा हुए हो, सिंह की 6ठी डिग्री में पैदा होने पर तुम मघा नक्षत्र में गिरोगे। देखो ये किस पाद में है। तुम पाओगे कि सिंह की 6ठी डिग्री दूसरे पाद में है, जो वृषभ ऊर्जाओं से दिखाई जाती है। फिर मूल की 6ठी डिग्री की पूरक ऊर्जाएं भी वृषभ राशि की ऊर्जाएं होंगी, और अश्विनी नक्षत्र के दूसरे पाद की पूरक ऊर्जाएं भी वृषभ राशि की ऊर्जाएं होंगी। मतलब वृषभ ऊर्जाएं सिद्धांतों और कीमतों की भी है, और अपनी भाषा और अपनी संचार क्षमता का इस्तेमाल करना। तो सिंह का नेतृत्व दिखाना, केतु द्वारा दिखाए गए त्याग और दूसरों के लिए काम करना दिखाना, और सिद्धांतों और कीमतों के साथ अपनी जिंदगी जीना, और दूसरों के लिए काम करने के लिए अपने संचार कौशल का इस्तेमाल करना, ये कर्म की वो जंजीर है जिससे तुम बंधे हो, और तुम्हें उन्हें प्रकट करना है और तुमसे उन्हें प्रकट करने की उम्मीद है। जबकि जो चॉइस तुम्हें दी गई है वो उस नक्षत्र से है जिसमें तुम्हारे जन्म के समय चांद पड़ता है। तो अगर तुम सिंह अंक असेंडेंट में पैदा हुए हो, तो कृपया गहराई से जानो कि तुम्हारा अंक असेंडेंट किस डिग्री पर है, कौन सी नक्षत्र ऊर्जाएं उस पर रूल करती है, और वे किस खास पाद में पड़ती है, और उन ऊर्जाओं का इस्तेमाल करके तदनुसार जिंदगी जियो, क्योंकि यही तुम जिस अंक असेंडेंट में पैदा हुए हो उसका गहरा प्रकटीकरण और अर्थ है। अब अगर तुम कन्या अंक असेंडेंट में पैदा हुए हो, तो तुम्हारे 5वें घर की ऊर्जाएं और 9वें घर की ऊर्जाएं क्रमशः मकर और वृषभ राशि से दिखाई जाती है। अब कन्या विश्लेषण की राशि है और विश्लेषण करने की क्षमता का इस्तेमाल करना, और बुध से रूल होकर बुद्धि का इस्तेमाल करके भावनाओं से निर्देशित होने के बजाय विश्लेषण के जरिए अपनी जिंदगी जीना, और डेटा और जानकारी का इस्तेमाल करना, और विस्तार पर ध्यान देने और परिपूर्णता पर ध्यान देने से निर्देशित होना, और अपनी जिंदगी से बेहतरीन काम निकालने की कोशिश करना, और उस स्वभाव के जरिए या उस प्रकटीकरण के जरिए अपनी जरूरत की जिंदगी में और योगदान देने की कोशिश करना। अब चेक करो कि अंक असेंडेंट की डिग्री क्या है। तो अगर तुम कन्या अंक असेंडेंट में पैदा हुए हो, तो चेक करो कि तुम किस डिग्री में पैदा हुए हो। और अगर तुम कन्या की 9वीं डिग्री में पैदा हुए हो, तो चेक करो कि कन्या की 9वीं डिग्री किस नक्षत्र में पड़ती है। तुम पाओगे कि कन्या राशि की 9वीं डिग्री उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ती है, जिस पर सूर्य का रूल है। फिर 9वीं डिग्री के 5वें घर की पूरक ऊर्जाएं भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र की होंगी क्रमशः। तो कन्या की 9वीं डिग्री में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ते हुए अंक असेंडेंट के लिए 5वें घर में उत्तराषाढ़ा और सूर्य की ऊर्जाएं, और 9वें घर में कृत्तिका की ऊर्जाएं फिर से सूर्य से रूल होती है, यानी सूर्य आत्मा को दिखाता है, और इसलिए
आत्मा बांधी हुई है या आत्मा की यात्रा या आत्मा का प्रकटीकरण कन्या अंक असेंडेंट से रूल होते हुए विश्लेषण करने की क्षमता, उद्देश्य, डेटा का इस्तेमाल, भावनाओं से नहीं बहना बल्कि सेवा से निर्देशित होना और सेवा की राशि करना या सेवा की दिशा में काम करना या अपनी जिंदगी सेवा को समर्पित करना, ये भी आत्मा की यात्रा है। क्योंकि तुम जिस नक्षत्र में पैदा हुए हो वो सूर्य से दिखाया जाता है, साथ ही 5वें घर की संचित कर्म की ऊर्जाएं और 9वें घर की प्रारब्ध कर्म की ऊर्जाएं। तो सूर्य तुम्हारी आत्मा को दिखाता है और कन्या राशि में पैदा होना, सेवा में नेतृत्व दिखाना, दूसरों की मदद करना, मकर की समर्पण और संगठित और संरचित प्रकटीकरण के साथ और उन सिद्धांतों के साथ जो वृषभ राशि दिखाती है, ये है कन्या राशि की 9वीं डिग्री में पैदा होने का गहरा अर्थ। हालांकि अगर तुम देखो कि तुम किस पाद में पैदा हुए हो, 9वीं डिग्री में तुम पाओगे कि तुम उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के मीन राशि वाले हिस्से में पड़ते हो। इसी तरह 9वीं डिग्री उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी मीन राशि की ऊर्जाओं से दिखाया जाएगा और इसी तरह कृत्तिका नक्षत्र की 9वीं डिग्री में भी प्रत्येक के चौथे पाद की मीन राशि की ऊर्जाएं होंगी और इसलिए कन्या अंक असेंडेंट में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा होना, जिस पर सूर्य का रूल है, और उत्तराषाढ़ा और कृत्तिका नक्षत्रों की पूरक ऊर्जाएं, तीनों पर सूर्य का रूल और गहरे स्तर पर मीन ऊर्जाएं होना, जिसका मतलब है मीन त्याग या समर्पण की राशि है। तो अपनी सेवा करना और अपनी आत्मा को दूसरों की सेवा का जीवन जीना, मकर के संगठित, संरचित, समर्पित प्रयास के साथ और वृषभ के सिद्धांतों और कीमतों के साथ और काम करने के प्रकटीकरण के साथ अपना काम करना और फिर उसे परम ऊर्जा पर छोड़ देना और परम ऊर्जा की इच्छा के आगे समर्पण करना, जो मीन राशि की ऊर्जाएं दिखाती है, अहम है। क्योंकि मीन राशि की ऊर्जाएं त्याग और समर्पण भी है। तो अपना कर्म करो, अपना काम करो, अपनी सेवा करो, उसमें नेतृत्व दिखाओ, उसे सिद्धांतों और सम्मान के साथ करो और गर्व जो सूर्य दिखाता है। मगर मीन की त्यागने और समर्पण करने की ऊर्जाएं और फिर भी आभारी रहना और जो भी परम ऊर्जा तुम्हें बदले में देती है उससे खुश रहना, ये है कन्या राशि में पैदा होने पर कन्या अंक असेंडेंट की राशि ऊर्जाएं और गहरा प्रकटीकरण। अगर तुम तुला अंक असेंडेंट में पैदा हुए हो तो पहले चेक करो कि अंक असेंडेंट किस डिग्री पर है। उस डिग्री के आधार पर तुम देख पाओगे कि 5वें घर और 9वें घर में पूरक डिग्री क्या है। सबसे पहले तुला ऊर्जाएं रिश्तों और साझेदारियों को संभालने की है, अपनी जिंदगी के कर्म को प्रकट करना, अपनी जिंदगी का गहरा अर्थ। तुला अंक असेंडेंट वाले जातक के लिए 5वें और 9वें घर की ऊर्जाएं क्रमशः कुंभ ऊर्जाएं और मिथुन अंक असेंडेंट ऊर्जाएं हैं। तुला कर्म भाव होने के नाते अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करने का घर है और इसलिए कुंभ और मिथुन होने का मतलब है कि अपनी इच्छाओं का पीछा करना जो तुम जिंदगी में करना चाहते हो और बड़े लक्ष्य अहम है। मगर रिश्तों के साथ, टीमवर्क के साथ, साझेदारियों के साथ और दोनों पक्षों के लिए जीत जीत के साथ 5वें घर की कुंभ ऊर्जाएं होने के कारण ये भी अहम है कि तुम समाज की बड़ी समस्याओं को हल करने या हल करने में मदद करने पर भी ध्यान दो। अपने सोशल नेटवर्क और अपने दोस्तों के घेरे, अपने बड़े सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने तुरंत शहर से बाहर देख पाओ, अपने तुरंत मोहल्ले से बाहर देख पाओ और बड़े विश्व स्तर पर कुछ करने की कोशिश करो। समाज की बड़ी चुनौतियों को देखो और उन्हें प्रकट करने, हल करने की कोशिश करो, साझेदारियों के साथ, संगति के साथ, टीमवर्क के साथ और संतुलन के साथ, जो तुला राशि की ऊर्जाएं दिखाती है। और 9वें घर की ऊर्जाएं मिथुन की होने के कारण, जिसका मतलब है अपने संचार कौशल का इस्तेमाल करना, अपनी कड़ी मेहनत और स्वयं प्रयास का इस्तेमाल करके अपने कर्म का पालन करने में सक्षम होना, अपने कर्म को करने में सक्षम होना, दुनिया की बड़ी समस्याओं, दुनिया की सामाजिक चुनौतियों, सामाजिक समस्याओं का प्रबंधन और समाधान करना, दूसरों को बेहतर जीवन प्राप्त करने और जीने में मदद करना और रिश्तों, साझेदारियों के जरिए जो संतुलन तुम्हें चाहिए और जो तुम चाहते हो, ये ऊंचे स्तर पर है कि तुला राशि की ऊर्जाएं और 5वीं और 9वीं राशि की ऊर्जाएं क्या दिखाती है। हालांकि
अगर तुम तुला अंक असेंडेंट की खास डिग्रियों को देखो, मान लो अगर तुम तुला की 27वीं डिग्री पर पैदा हुए हो, तो तुम पाओगे कि 27वीं डिग्री पर चेक करो कि तुला की 27वीं डिग्री किस नक्षत्र में पड़ती है। तुम पाओगे कि तुला राशि की 27वीं डिग्री विशाखा नक्षत्र में पड़ती है। फिर चेक करो कि कुंभ राशि में 27वीं डिग्री क्या है और मिथुन राशि में 27वीं डिग्री क्या है। तुम पाओगे कि कुंभ राशि में 27वीं डिग्री पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ती है और मिथुन राशि में 27वीं डिग्री पुनर्वसु नक्षत्र में पड़ती है। अब ये जानते हुए कि तुला की 27वीं डिग्री विशाखा में पड़ती है, जिस पर बृहस्पति का रुल है, और 5वें घर की ऊर्जाएं पूर्वा भाद्रपद की होने के कारण भी बृहस्पति से रुल होती है, और 9वें घर की ऊर्जाएं पुनर्वसु की भी बृहस्पति से रुल होती है। इसका मतलब है कि बड़े दिल वाली जिंदगी से निर्देशित होना, दानी व्यक्ति होना, अपनी बुद्धि और उच्च प्रकटीकरण और उच्च शिक्षा और सीख का इस्तेमाल करके समाज की बड़ी चुनौतियों को हल करना, समाज की गहरी चुनौतियों, गहरे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और समस्याओं को हल करना, अपने रिश्तों का इस्तेमाल करके, टीम वर्क का उपयोग करके, संगति के साथ और संतुलन के साथ। और ये है तुला अंक असेंडेंट वाले जातक के लिए 27वीं डिग्री पर अंक असेंडेंट के विशाखा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद और पुनर्वसु नक्षत्रों से पूरक होने का गहरा अर्थ। तीनों पर बृहस्पति का रूल है। तो ध्यान रखो, अगर तुम तुला राशि में पैदा हुए हो तो ये है कर्म की जंजीरों के गहरे प्रकटीकरण या इस जन्म में तुमसे क्या प्रकट करने की उम्मीद है। हालांकि ये देखते हुए कि तुम किस पाद में पैदा हुए हो, खास तौर पर विशाखा की 27वीं डिग्री पर, तुम पाओगे कि विशाखा की 27वीं डिग्री पर तुम विशाखा के तीसरे पाद में गिरते हो। विशाखा का तीसरा पाद भी मिथुन ऊर्जाओं से रुल होता है और इसलिए पूर्वा भाद्रपद का पूरक तीसरा पाद भी मिथुन ऊर्जाओं से रुल होता है और पुनर्वसु का तीसरा पाद भी क्रमशः मिथुन ऊर्जाओं से रुल होता है। और इसलिए अपने संचार कौशल का इस्तेमाल करना, कड़ी मेहनत, स्वयं प्रयास और दूसरों तक पहुंचना, और यह कैसे अपने आप को ब्रांड करते हो, लोगों से कैसे संवाद करते हो, अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कैसे मार्केट करते हो जो दूसरों की मदद करने को तैयार है, जो समाज की बड़ी चुनौतियों को देखने को तैयार है, संगति बनाने, साझेदारियों, प्रभावी टीम वर्क, जिंदगी में संतुलन के साथ। यही है तुला राशि के चिन्ह में विशाखा नक्षत्र की 27वीं डिग्री में पैदा होने का गहरे स्तर पर क्या अर्थ है, जिसमें विशाखा, पूर्वा भाद्रपद और पुनर्वसु नक्षत्र के मिथुन हिस्से में पैदा होने की पूरक ऊर्जाएं हैं क्रमशः। और ये है तुला अंक असेंडेंट में पैदा होने का गहरा अर्थ और प्रकटीकरण। अब अगर तुम वृश्चिक अंक असेंडेंट में पैदा हुए हो, वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक अंक असेंडेंट वाले जातक के लिए 5वें घर की ऊर्जाएं मीन ऊर्जाएं हैं और 9वें घर की ऊर्जाएं कर्क ऊर्जाएं हैं। 5वां घर संचित कर्म का घर है और 9वें घर की ऊर्जाएं प्रारब्ध कर्म का घर है। और इसलिए चूंकि अंक असेंडेंट ये बताता है कि तुम्हारा कर्म और जिंदगी 5वां घर और 9वां घर क्रमशः संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म के लिए है, और इसलिए 3 नक्षत्र जिनमें अंक असेंडेंट और 5वां और 9वां घर दिखाए जाते हैं अहम है। तो एक ज्यादा सतही स्तर पर वृश्चिक उथल पुथल पर काबू पाने, बाधाओं पर काबू पाने और जिंदगी का गहरा अर्थ समझने और दूसरों की मदद करने की राशि है। गहरे बाधा स्तर पर, गहरे चुनौती स्तर पर और मुद्दे स्तर पर यही वृश्चिक ऊर्जाएं दिखाती है। और मीन की ऊर्जाओं का इस्तेमाल करना, जिसका मतलब है त्याग करना, मालिक की इच्छा के आगे समर्पण करना, परम ऊर्जा की उच्च इच्छा के आगे समर्पण करना, और फिर भी आभारी रहना, जबकि दूसरों के लिए काम करना, दूसरों की बाधाओं में मदद करना, बाधाओं पर काबू पाना और आत्म त्याग की इच्छा रखना, उच्च आत्मा को प्राप्त करने के लिए, यही है इस वृश्चिक अंक असेंडेंट में पैदा होने का अर्थ। 5वें घर की ऊर्जाएं मीन की होने के साथ और फिर 9वें घर की ऊर्जा कर्क की होने के कारण, जिसका मतलब है दूसरों का पोषण करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों की सेवा करना और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होना, अति भावुक नहीं होना, बल्कि भावनाओं में संतुलित रहना और दूसरों का पोषण करना, दूसरों की मदद करना
और दूसरों की सेवा करना। जो खुद बाधाओं को महसूस कर रहे हैं या जिंदगी में मुद्दों और बाधाओं का सामना कर रहे हैं। अगर तुम अंक असेंडेंट की खास डिग्री को चेक करो जिसमें तुम पैदा हुए हो, और अगर तुम वृश्चिक की 10वीं डिग्री में पैदा हुए हो, तो तुम वृश्चिक में अनुराधा नक्षत्र की कन्या राशि की ऊर्जाओं में पैदा हुए हो। तो फिर 5वें घर में पूरक नक्षत्र उत्तराभाद्रपद नक्षत्र है, जिस पर शनि का रुल है, और कर्क राशि के पुष्य नक्षत्र पर शनि का रुल है। इसका मतलब है कि अनुराधा नक्षत्र में पैदा होना, जिसमें अंक असेंडेंट की 10वीं डिग्री हो, और अनुराधा नक्षत्र में गिरना, जिस पर शनि का रुल है, यानी दूसरों की बाधाओं, चुनौतियों और मुद्दों में मदद करने वाली जिंदगी जीना, और उच्च ऊर्जा की इच्छा के आगे समर्पण करना। शनि की समर्पण, प्रतिबद्धता और संरचित और धैर्य और दृढ़ता ऊर्जा के माध्यम से पोषण और मदद करके, ये उस अंक असेंडेंट का गहरे अर्थ में है जिसमें तुम पैदा हुए हो। हालांकि और गहरे स्तर पर, डीएनए स्तर पर, वृश्चिक राशि में 10वीं डिग्री अनुराधा के तीसरे पाद में पड़ती है, जो कन्या ऊर्जाओं से रुल होती है, और इसी तरह मीन के साथ साथ कर्क में भी कन्या ऊर्जाएं होंगी, मीन के दूसरे पाद में और पुष्य नक्षत्र के दूसरे पाद में क्रमशः। दूसरा पाद, लेकिन अनुराधा नक्षत्र में कन्या ऊर्जाएं, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में, मतलब सेवा, लेकिन डेटा का इस्तेमाल करना, विश्लेषण करने की क्षमता का इस्तेमाल करना, उच्च ऊर्जाओं का इस्तेमाल करना, ज्यादा गहरी नजर रखना, ज्यादा तीव्र नजर रखना, बिना भावनाओं से अभिभूत हुए, जबकि स्वयं को त्यागते हुए, जबकि दूसरों का पोषण करते हुए, जबकि दूसरों की सेवा करते हुए, शनि द्वारा प्रकट धैर्य, सहनशीलता के साथ दूसरों की उनकी बाधाओं, उनकी उथल पुथल, उनके मुद्दों में मदद करना, और उसके जरिए मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करना, जो वृश्चिक, मीन और कर्क राशि की ऊर्जाएं दिखाती है। यही है वृश्चिक अंक असेंडेंट में पैदा होने का गहरे स्तर पर मतलब, और ये है वृश्चिक राशि में पैदा होने का प्रकटीकरण। अगर तुम धनु अंक असेंडेंट में पैदा हुए हो, तो 5वें और 9वें घर की ऊर्जाएं क्रमशः मेष और सिंह की है। अब धनु राशि सीमाओं से बाहर जाने, टूटने, बंधे न रहने, कुछ ऐसा होना जो नवाचार करने को तैयार हो, नवाचार की सीमाओं को धकेलता हो, समाधान ढूंढता हो, जिंदगी के हल्के पहलू को देखता हो, जिंदगी के मजेदार पहलू को देखता हो, अन्वेषण करने को तैयार हो, नेटवर्क बनाने को तैयार हो, राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर जाने को तैयार हो, दूसरी जनजातियों के लोगों के साथ, दुनिया के दूसरे क्षेत्रों के साथ, दुनिया की दूसरी संस्कृतियों के साथ काम करने को तैयार हो, और सेवा करने और एक समर्पण के साथ फर्ज निभाने के लिए अपनी उच्च शिक्षा और अपनी उच्च योग्यता का उपयोग करके और उसके जरिए अपने कर्म को प्रकट करना। ये है धनु अंक असेंडेंट की ऊर्जाएं। 5वें घर की ऊर्जाएं जो संचित कर्म की है, मेष राशि से दिखाई जाती है, यानी नवाचार का पीछा करना, उच्च ऊर्जा के साथ अपने फर्ज का पीछा करना, लक्ष्य निर्धारण ऊर्जा के साथ, और 9वें घर की प्रारब्ध कर्म की ऊर्जाओं के सिंह राशि द्वारा दिखाए गए नेतृत्व के साथ, और नेतृत्व के जरिए लक्ष्य निर्धारण ऊर्जाओं के जरिए और सीमाओं को तोड़ना, अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना, दूसरी संस्कृतियों के लोगों के साथ काम करना, और अपनी उच्च शिक्षा, उच्च योग्यता का उपयोग करके अपना फर्ज निभाना, यही ऊंचे स्तर पर पहले, 5वें और 9वें घर की ऊर्जाएं दिखाती है। हालांकि चेक करो कि धनु राशि में तुम किस खास डिग्री में पैदा हुए हो। मान लो अगर तुम धनु राशि की 27वीं डिग्री में पैदा हुए हो, तो तुम पाओगे कि 27वीं डिग्री पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पड़ती है। फिर मेष राशि में 5वें घर का पूरक नक्षत्र भरणी नक्षत्र है, जिस पर शुक्र का रुल है, और सिंह राशि में संबंधित नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है, जो क्रमशः शुक्र से दिखाया जाता है। जबकि फर्ज निभाते हुए, जबकि अपनी उच्च शिक्षा, उच्च योग्यता का उपयोग करते हुए और सीमाओं को धकेलते हुए और दूसरे लोगों के साथ काम करते हुए, ये भी सुनिश्चित करो कि तुम अपने आप को सिद्धांतों और कीमतों के साथ रखो, जो शुक्र दिखाता है, जो वृषभ राशि पर भी रुल करता है। और विपरीत लिंग का सम्मान करना, विपरीत लिंग के साथ काम करने को तैयार रहना और दूसरों के साथ समान व्यवहार करना,
साथ ही तुम क्या चाहते हो और दूसरे क्या चाहते हैं के बीच संतुलन बनाना। और जबकि भौतिकता का पीछा करते हो, जबकि घनिष्ठता का पीछा करते हो, जबकि रिश्तों का पीछा करते हो, जान लो कि तुम्हें धनु द्वारा दिखाए गए अपने फर्ज को निभाना है, अपनी उच्च शिक्षा का उपयोग करके, और मेष द्वारा दिखाए गए लक्ष्य निर्धारण और ड्राइव के साथ, और शुक्र द्वारा दिखाए गए नेतृत्व के साथ, सिंह राशि के माध्यम से अपनी इच्छाओं को प्रकट करने में, रिश्तों को प्रकट करने में, अपने जीवन के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करते हैं, संतुलन के साथ और विपरीत लिंग के साथ काम करने को तैयार रहना, और जीवन को समृद्ध बनाने में क्रमशः। हालांकि गहरे स्तर पर देखो, जहां धनु राशि की 23वीं डिग्री पड़ती है, धनु राशि की 23वीं डिग्री पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में तुला राशि में पड़ती है, और इसलिए भरणी नक्षत्र का संगत पाद भी तीसरे पाद में पड़ता है, जो भरणी में तुला राशि की ऊर्जाओं से दिखाया जाता है, और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में तीसरे पाद में तुला द्वारा दिखाया जाता है, जिसका मतलब है कि जबकि तुम धनु द्वारा दिखाए गए नवाचार, सीमाओं को धकेलने की जिंदगी जी रहे हो, अपना फर्ज निभा रहे हो, अपनी उच्च शिक्षा का उपयोग कर रहे हो, और मेष की लक्ष्य निर्धारण ऊर्जाओं के साथ, और सिंह द्वारा दिखाए गए नेतृत्व और गर्व और स्वाभिमान और बड़े दिल के साथ, ये भी सुनिश्चित करो कि तुम अपनी इच्छाओं और दूसरों की इच्छाओं के बीच संतुलन बनाओ, और इसे तुला ऊर्जाओं के साथ करो, जो क्रमशः 3 नक्षत्रों पूर्वाषाढ़ा, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी के तीसरे पाद में गहरे स्तर पर रिश्ते स्थापित करने की ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती है। और इसलिए रिश्ते के संतुलन के माध्यम से, रिश्तों को साथ ले जाने के माध्यम से, संगति के माध्यम से, टीम वर्क के माध्यम से धनु के लक्ष्यों को प्राप्त करना, गहरे स्तर पर, अंतिम स्तर पर अपना फर्ज समर्पण के साथ, नेतृत्व के साथ, संतुलन के साथ, विपरीत लिंग के साथ अच्छा व्यवहार करना, रिश्ते के माध्यम से, ये है धनु अंक असेंडेंट में पैदा होने का गहरा अर्थ। 3 नक्षत्रों की पूरक ऊर्जाएं पूर्वाषाढ़ा, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी की ऊर्जाएं होने के कारण, और 3 नक्षत्रों के भीतर तुला राशि की ऊर्जाएं, और ये है धनु अंक असेंडेंट में पैदा होने का गहरा प्रकटीकरण। अगर तुम मकर अंक असेंडेंट में पैदा हुए हो, तो पहले घर की ऊर्जाएं मकर की होने के कारण शनि से रूल होती है, यानी समर्पण, वफादारी, संगठन, लंबे घंटे, प्रतिबद्ध रहना, वफादार रहना, अपने फर्ज से मुंह न मोड़ना, परिणाम आने तक धैर्य रखना, यही मकर राशि की ऊर्जाएं दिखाती है। लेकिन 5वें और 9वें घर की ऊर्जाएं क्रमशः वृषभ और कन्या राशियों से दिखाई जाती है। अब 5वां घर संचित कर्म का घर है और 9वां घर प्रारब्ध कर्म का घर है। तो मकर द्वारा दिखाए गए समर्पण, प्रतिबद्धता, दृढ़ता और सीमाओं के भीतर काम करने के साथ, लेकिन वृषभ के सिद्धांतों और कीमतों और कन्या की विश्लेषणात्मक क्षमता, परिपूर्णता, परफेक्ट टाइप आई और सेवा उन्मुखता अहम है। हालांकि चेक करो कि तुम जिस अंक असेंडेंट में पैदा हुए हो, उसकी डिग्री क्या है। देखो, अगर तुम मकर की 12वीं डिग्री पर पैदा हुए हो, तो मकर की 12वीं डिग्री श्रवण नक्षत्र में पड़ती है। फिर वृषभ राशि में पूरक 5वें घर की ऊर्जाएं रोहिणी नक्षत्र की होंगी, जिस पर चांद का रूल है, और हस्त नक्षत्र, जिस पर चांद का रूल है। तो मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में पैदा होना, जिस पर चांद का रूल है, और रोहिणी नक्षत्र की पूरक ऊर्जाएं भी चांद से रूल होती है, और हस्त नक्षत्र भी चांद से रूल होता है, यानी पोषण, देखभाल और सहायक ऊर्जाएं और भावनात्मक बुद्धिमत्ता और अपनी उच्च मानसिक क्षमता का उपयोग करना और चांद की चॉइस देने वाली ऊर्जाएं, और उसके जरिए अपनी जिम्मेदारियों, अपने फर्ज को एक संगठित तरीके से प्रकट करना, कड़ी मेहनत करना, लंबे घंटे काम करना, मकर द्वारा दिखाए गए धैर्य, दृढ़ता के साथ, और वृषभ के सिद्धांतों और कीमतों के साथ, और कन्या की सेवा उन्मुखता और विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ, यही गहरा प्रकटीकरण है। हालांकि और गहरे स्तर पर 12वीं डिग्री अगर तुम मकर राशि के भीतर श्रवण नक्षत्र में देखो, तो ये पहले पाद में पड़ती है, जो मेष द्वारा दिखाया जाता है। तो वृषभ राशि में पूरक ऊर्जाएं अश्विनी का पहला पाद होंगी, जो मेष द्वारा दिखाया जाता है, और हस्त का पहला पाद भी क्रमशः मेष राशि से दिखाया जाता है।
और इस प्रकार सबसे गहरे अर्थ में मकर अंक असेंडेंट के 12वीं डिग्री पर नक्षत्र में पैदा होने का मतलब है कि पहले पाद की मेष राशि की ऊर्जाएं होना, चांद की पोषण, देखभाल, सहायक ऊर्जाओं के साथ जो श्रवण नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र द्वारा दिखाई जाती है, जबकि फर्ज निभाना प्रतिबद्धता के साथ, लंबे घंटों के साथ, एक संरचित और संगठित तरीके से, वृषभ के सिद्धांतों और कीमतों के साथ, और कन्या की सेवा उन्मुखता के साथ, गहरी प्रतिबद्धता के साथ और विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ, एक तीव्र नजर के साथ, कन्या द्वारा दिखाए गए पुरुष आय के साथ, ये है मकर अंक असेंडेंट में पैदा होने का गहरा प्रकटीकरण, एक गहरा अर्थ। अगर तुम कुंभ अंक असेंडेंट में पैदा हुए हो तो पहले घर की ऊर्जा कुंभ द्वारा दिखाई जाती है, जो बड़ी सामाजिक चुनौतियों, बड़े सामाजिक मुद्दों की ऊर्जाएं हैं, और बड़े मुद्दों और बड़ी चिंताओं के लिए काम करना, न कि स्व स्तर पर या यहाँ तक कि पड़ोस स्तर या शहर स्तर पर, बल्कि सीमाओं से बहुत आगे देखना और एक विश्व स्तर पर, बड़े सामाजिक स्तर पर उन मुद्दों, चुनौतियों को देखना जो दुनिया के सामने है और उन्हें हल करने में मदद करने और योगदान करने की कोशिश करना, प्रतिबद्धता के साथ जो शनि दर्शाता है अंक असेंडेंट का रूलर होने के नाते, और 5वें घर की मिथुन ऊर्जाओं के साथ जो तुम्हारे संचित कर्म को भी दर्शाता है, और 9वें घर की तुला ऊर्जाओं के साथ जो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म को दर्शाती है। तो पहला, 5वां और 9वां घर क्रमशः कुंभ, मिथुन और तुला से दिखाए जाते हैं, और ये 3 नक्षत्र ऊर्जाएं हैं जो तुम्हारी जिंदगी के समग्र अर्थ और प्रकटीकरण को नियंत्रित करती है। लग्न 5वें के संचित कर्म का साइन और 9वें के प्रारब्ध कर्म का साइन होने के नाते, तो एक सामाजिक स्तर पर, विश्व स्तर पर अपने समर्पण का उपयोग करना, मिथुन के संचार और कड़ी मेहनत और स्वयं प्रयास के साथ, और तुला की रिश्ते उन्मुखता और संतुलन और दोनों के लिए जीत जीत की ऊर्जाओं के साथ, यही ऊंचे स्तर पर अंक असेंडेंट दर्शाता है। लेकिन अगर तुम उस खास डिग्री को चेक करो जिसमें तुम पैदा हुए हो, अगर तुम कुंभ अंक असेंडेंट की 20वीं डिग्री में पैदा हुए हो, तो तुम पाओगे कि तुम शतभिषा नक्षत्र में गिरते हो, जिस पर राहु का रुल है। फिर 5वें घर में 20वीं डिग्री पर पूरक नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र है, जिस पर भी राहु का रुल है, और 9वें घर की तुला राशि में स्वाति नक्षत्र भी राहु से रुल होता है। तो जिसका मतलब है कि राहु तुम्हारा वर्तमान दुनिया का कर्म या वर्तमान जीवन का कर्म है, और जहां तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, और उपलब्धि के लिए एक गहरी लालसा और गहरी भूख है, जिसका मतलब है कि एक बहुत मजबूत इच्छा, एक मजबूत जुनून और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्ण अंधापन होना, जो कुंभ की ऊर्जाओं द्वारा दिखाया जाता है, या बड़े समाज की चुनौतियों को हल करना। मिथुन द्वारा दिखाए गए अपने संचार और स्वयं प्रयास और कड़ी मेहनत का उपयोग करना, और तुला द्वारा दिखाए गए अपनी साझेदारी और संगति और टीम वर्क और रिश्तों का उपयोग करना। हालांकि गहरे अर्थ में, गहरे स्तर पर, कुंभ की 20वीं डिग्री शतभिषा नक्षत्र के चौथे पाद में और मीन राशि में पड़ती है, और इसलिए 5वें घर की पूरक ऊर्जाएं आर्द्रा नक्षत्र का चौथा पाद है, जिसमें भी मीन ऊर्जाएं हैं, और स्वाति नक्षत्र का चौथा पाद भी मीन ऊर्जाएं हैं। मीन त्याग की, मोक्ष की या परम ऊर्जा की इच्छा के आगे समर्पण की राशि है, और इसलिए गहरे स्तर पर इसका मतलब है कि समाज की चुनौतियों को हल करना, अपने स्थानीय पड़ोस से परे, अपने शहर से परे, अपने राज्य से परे दूसरों की मदद करने के लिए खुद को समर्पित करना, लेकिन अपने आप को एक विश्व स्तर पर, एक विश्व नागरिक के स्तर पर देखना, और एक सामाजिक स्तर पर, एक बड़ी मानवता के स्तर पर चुनौतियों के प्रति संवेदनशील होना और मदद करना, और एक सामाजिक स्तर पर दूसरों की मदद करने की दिशा को प्राप्त करने के लिए गहरी भूख, गहरी लालसा के साथ अंधाधुंध पीछा करना, मिथुन की कड़ी मेहनत और तुला के रिश्ते और संगति और टीम वर्क का उपयोग करना, यही है कुंभ अंक असेंडेंट के भीतर शतभिषा नक्षत्र या मीन ऊर्जाओं में 20वीं डिग्री पर पैदा होने का सबसे गहरा स्तर, और यही है कुंभ अंक असेंडेंट में पैदा होने का गहरा अर्थ। पहले, 5वें और 9वें की ऊर्जाओं और संबंधित नक्षत्रों और संबंधित पायदों के साथ पूरक होना, और यही है कुंभ अंक
असेंडेंट में पैदा होने का गहरा अर्थ। और अंतिम लेकिन कम से कम नहीं, मीन अंक असेंडेंट में पैदा होना, जो त्याग करने और मालिक की इच्छा के आगे समर्पण करने और मोक्ष मुक्ति के कगार पर होने की एक मजबूत राशि है, और अपनी उच्च ऊर्जाओं, अपनी रचनात्मकता, अपनी कल्पना का उपयोग करके अपने कर्म को प्राप्त करने के लिए, अपने फर्ज को निभाने के लिए, इस जीवन में अपने जीवन के उद्देश्य में अपना लक्ष्य क्या है उसे करने के लिए। फिर पहले घर की ऊर्जाएं मीन की होने के कारण 5वें और 9वें घर की ऊर्जाएं क्रमशः कर्क ऊर्जाएं और वृश्चिक ऊर्जाएं हैं, और इसलिए कर्क ऊर्जाएं पोषण करने, दूसरों की मदद करने, दूसरों का समर्थन करने की ऊर्जाएं हैं, और भावनाओं से अभिभूत न होना बल्कि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होना, कर्क पर रूल करने वाले चांद द्वारा दी गई चॉइस का उपयोग करना, और दूसरों की बाधाओं और उनके मुद्दों और उनकी समस्याओं में मदद करना, जो वृश्चिक द्वारा दिखाया जाता है, और जीवन के गहरे प्रकटीकरण या गहरे अर्थ या मुद्दों और चुनौतियों का सामना कर रहे लोग यहाँ गहरे स्तर पर, उच्च स्तर पर है, जो मीन ऊर्जाएं दिखाती है। तो व्यक्ति को मालिक की इच्छा के आगे समर्पण करना है, जबकि दूसरों का पोषण करना है, जबकि चुनौतियों, मुद्दों और बाधाओं को पार करने में दूसरों का समर्थन करना है, और उसके जरिए मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करना है, उच्च स्व को प्राप्त करने की कोशिश करना है, अपनी आत्मा को उच्च स्तर पर ऊपर उठाने की कोशिश करना है। अब अगर तुम मीन अंक असेंडेंट के भीतर उस खास डिग्री को देखो जिसमें तुम पैदा हुए हो, और मान लो अगर तुम मीन राशि की 7वीं डिग्री में पैदा हुए हो। अब मीन राशि की 7वीं डिग्री उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में पड़ती है, जिस पर शनि का रूल है। तो कर्क के 5वें घर की पूरक ऊर्जाएं पुष्य नक्षत्र है, जिस पर शनि का रूल है, और अनुराधा नक्षत्र भी शनि से रूल होता है। तो गहरे स्तर पर अर्थ में इसका मतलब है कि शनि की संगठित, संरचित, समर्पित, वफादार, दृढ़ता वाली दृष्टि, धैर्य भरी दृष्टि का उपयोग करना, कर्क द्वारा दिखाए गए दूसरों का पोषण करने, समर्थन करने का फर्ज निभाना, मीन द्वारा दिखाए गए मालिक की इच्छा के आगे समर्पण करना, वृश्चिक द्वारा दिखाए गए दूसरों को मुद्दों और चुनौतियों और बाधाओं को पार करने में मदद करना, और उसके जरिए मोक्ष प्राप्त करना, ये गहरे स्तर पर है। खास डिग्री उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में पड़ती है। तुम पाओगे कि मीन की 5वीं डिग्री पहले पाद में पड़ती है और सिंह ऊर्जाओं द्वारा दिखाई जाती है। तो 5वें घर में पूरक ऊर्जाएं पुष्य का पहला पाद है, जो सिंह ऊर्जाओं से भी दिखाया जाता है, और अनुराधा नक्षत्र का पहला पाद भी सिंह ऊर्जाओं से दिखाया जाता है। सिंह ऊर्जाएं नेतृत्व दिखाने की ऊर्जाएं हैं, अपनी जिंदगी को गर्व और स्वाभिमान के साथ जीना, बड़ा दिल रखना, दूसरों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना, जबकि तुम भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हो, और अपने नेतृत्व का उपयोग दूसरों को उनके लक्ष्यों तक ले जाने के लिए करना। और इसलिए सबसे गहरे स्तर पर इसका मतलब है सिंह की ऊर्जाओं का उपयोग करना, नेतृत्व, लक्ष्य उन्मुखता और प्राप्त करने की ड्राइव और स्वाभिमान के साथ, और शनि के संगठित, संरचना, वफादार, प्रतिबद्ध, धैर्य भरी दृष्टि का उपयोग करना, मीन द्वारा दिखाए गए मालिक की इच्छा के आगे समर्पण करना और आभारी होना, और कर्क द्वारा दिखाए गए अपनी उच्च ऊर्जाओं और अपनी कल्पना का उपयोग करना और दूसरों का पोषण करना, दूसरों का समर्थन करना, वृश्चिक द्वारा दिखाए गए बाधाओं, उथल पुथल, मुद्दों और चुनौतियों को पार करने में दूसरों की मदद करना। ये है सबसे गहरे स्तर पर कि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में सिंह के क्षेत्र में पैदा होने का क्या मतलब है। मीन अंक असेंडेंट में पैदा होने पर, मीन अंक असेंडेंट वाले जातक के लिए मीन अंक असेंडेंट में पहले, 5वें और 9वें घर की ऊर्जाओं का उपयोग करो, लग्न, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म की, और उस खास पाद ऊर्जाओं का उपयोग करो जिनमें तुम गिरते हो, और उसका उपयोग करके जीवन के अस्तित्व और जीवन के उद्देश्य का सबसे गहरा अर्थ ढूंढो और प्रकट करो, अगर तुम मीन अंक असेंडेंट में पैदा हुए हो। और यही है मीन राशि में पैदा होने का गहरा प्रकटीकरण। अब इन सब के लिए हमने सभी 12 राशियों को देखा है, और कैसे पूरक ऊर्जाएं पहले, 5वें और 9वें घर है, लग्न, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म होने के कारण, और कैसे हम उन ऊर्जाओं में जकड़े हुए हैं,
जिस खास राशि में हम गिरते हैं उसके आधार पर और खास नक्षत्र और 5वें और 9वें घर के पूरक नक्षत्र और सबसे गहरे अर्थ में हम किस खास पाद में गिरते हैं, हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, हमें कौन सा कर्म दिखाना है और समग्र रूप से हम अपने कर्म को कैसे प्रकट कर सकते हैं। कृपया अपनी कुंडली में देखो, अपने अंक असेंडेंट की खास डिग्री में देखो, अंक असेंडेंट किस खास नक्षत्र में है जो चांद के नक्षत्र से अलग है, 5वें और 9वें घरों में पूरक नक्षत्र क्या है, खास डिग्री किन खास पायदों में पड़ती है और पाद ऊर्जाएं क्या है, और उसका उपयोग करके अपने कर्म और अपनी जिंदगी को प्रकट करो। तो दोस्तों, ये वीडियो शेयर करो और अगर तुम मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हो तो कृपया मुझसे संपर्क करो नीचे दिए गए लिंक्स पर। और किसी और समय तक किसी और वीडियो के साथ ये है तुम्हारा दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।